हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मेरे साथ है MG की ZS EV। आपने देखा लास्ट कुछ वीडियोस में इस गाड़ी के साथ मैं एक ट्रिप मार के आया हूँ, जो कि है नोएडा से शिमला का। तो उस ट्रिप की डिटेल्स तो आपको मिल गई, बट जितने भी मेरे दोस्त मिलते हैं जब भी मैं एक ईवी ड्राइव करता हूँ, और इवन चार्जर्स पे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो कि ईवीज के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स अपने मन में बना के रखते हैं और काफ़ी सारी जानकारी लेना चाहते हैं कि ईवी चलती कैसी है, ईवी चार्ज होने में कितना टाइम लगाती है, क्या बारिश में एक इलेक्ट्रिक कार को चला सकते हैं या फिर नहीं, रेंज कितनी देती है, कितने पैसे लगते हैं चार्ज होने में, मेंटेनेंस में कितने पैसे लगते हैं, या फिर और कई सारे सवाल। तो दोस्तों, ये सारे मिथ्स आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा और आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा जो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हैं, और एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि MG ZS EV एक ऐसी गाड़ी है जिस ईवी को मैंने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करा, और ये तीसरी बार है जो MG ZS EV मेरे पास आई है, और तीनों बार मैंने इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर से ऊपर चला लिया है। तो 3 से 4000 किलोमीटर तो मैं सिर्फ MG ZS EV को चला चुका हूँ, और इससे अलग अगर बात करें तो और ईवीज को भी मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले पॉइंट के साथ। और काफी लोग ये सोचते हैं कि ईवीज स्लो होती हैं। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि ईवीज चाहे ऑन पेपर पावर में कम हो, ज्यादा हो, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, ईवीज किसी भी तरह से स्लो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसका भी रीजन है। ईवीज के अंदर कोई लैग नहीं होता है, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, और कम पावर ऑन पेपर होने के बाद भी ईवीज अच्छा खासा परफॉर्म करती है। और MG ZS EV जैसी गाड़ी तो 0 to 100 भी अंडर 10 सेकेंड कर लेती है, जो कि एक काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है। क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट की बात करें या इस साइज सेगमेंट की बात करें, 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड काफी गाड़ियों का नहीं है। स्पेशली टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर करे जाते हैं जो आपको इतनी पावर प्रोवाइड करा पाए, जो अंडर 10 सेकेंड परफॉर्मेंस आपको दे पाए। तो ईवी स्लो है, इस बात को तो मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। जितनी भी ईवीज मैंने चलाई हैं, चाहे MG की ही कॉमेट की हम बात कर लेते हैं, वो कॉमेट MG की सबसे छोटी ईवी है, और इवन इंडिया की भी अगर बात करें तो सबसे क्यूट और सबसे प्रैक्टिकल ईवी है। उसके बाद भी उसके अंदर पावर की कोई कमी नहीं है। ऑन पेपर पावर डेफिनेटली आपको कम लग सकती है, क्योंकि टॉर्क बैंड काफी ज्यादा अच्छा होता है ईवीज का। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेकंड मिथ की तरफ कि ईवीज की रेंज कम होती है। तो दोस्तों, रेंज बेसिकली एक एंजाइटी जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि रेंज डेफिनेटली कम है। बता देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि दोस्तों, जितनी भी हमारे पास ICE कार्स होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो एवरेज इंडियन ड्राइवर्स की जितनी डेली रनिंग है, उस हिसाब से कोई सी भी ईवी, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इवन अगर हम MG की कॉमेट ईवी को उठाएं, तो दोस्तों रेंज किसी भी तरह से कम नहीं है। क्योंकि कोई सी भी ईवी 100-150 किलोमीटर चल जाती है, और एक डाटा के हिसाब से एवरेज इंडियन ड्राइवर्स की जो डेली ड्राइविंग है वो है 50 किलोमीटर के आसपास की। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी गाड़ी पार्क्ड रहती है, तो इन ईवीज के अंदर एक फायदा हो जाता है कि इन्हें हम घर पे चार्ज कर सकते हैं, और उससे कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा कम हो जाती है रनिंग की। रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे अगले पॉइंट में, बट ओवरऑल अगर बात करें तो डेली लाइफ में यूज करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को। बात करते हैं ट्रिप्स की। तो दोस्तों, ट्रिप्स के बारे में तो मैंने रोड ट्रिप करा है इस ईवी के साथ, आपको बताया ही मैंने वीडियो की शुरुआत में भी, और उन डिटेल्स को जाके आप देख सकते हैं। बाकी पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क डे बाय डे सुधरता जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं आने वाली है अपनी ईवी को कहीं भी ले जाने में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला दोस्तों जो मिथ है, बेसिकली कुछ साल पहले ये मिथ सही था, बट आज की डेट में 2024 में अगर बात करूं तो ईवीज पेट्रोल डीजल गाड़ियों से ज्यादा कॉस्ट करती है। ये बात सच नहीं है। अब एग्जाम्पल में गाड़ी हमारे साथ खड़ी है, जो कि है MG की ZS EV। SUV, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि MG की एस्टर भी कंपेयर करती है उसी सेगमेंट के साथ। तो अगर पेट्रोल डीजल गाड़ियों के भी रेट देखें इस सेगमेंट के अंदर, तो आराम से 20 से 25 लाख रुपए जा रहे हैं। ऑन रोड दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो गाड़ी मेरे साथ खड़ी है ये भी उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल जाती है। तो अब प्राइस गैप ज्यादा नहीं रहा है, बट स्टिल अगर किसी को महंगी लगती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मैं क्लियर करके बता दूं कि जब आप नेट ओनरशिप कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे विद मेंटेनेंस, विद फ्यूल कॉस्ट ओवर द ईयर्स, तो आपको ईवी
डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन निकल के आएगा, प्लस कन्वीनियंट ऑप्शन निकल के आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवी पैसे भी बचाती है और नेचर को भी बचाती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं लोगों के, वो होते हैं चार्जिंग के तरीके, चार्जिंग टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ चार्जर्स, इन सभी चीज़ों को लेके। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है MG का पोर्टेबल चार्जर। बट पहले बात करते हैं शुरू से कि कौन कौन से टाइप ऑफ चार्जर आपको मिल जाते हैं, और MG का एक इनिशिएटिव भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मिलता है पोर्टेबल चार्जर, जिसे आप इजीली अपने फ़ोन की तरह कहीं भी पावर प्लग में लगा सकते हैं और इजीली अपनी गाड़ी में लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। ये होम चार्जिंग सोल्यूशन काफ़ी सही है अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहते हैं और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। बट हाँ, आपको बता दूं, ये स्लोएस्ट मोड ऑफ चार्जिंग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है AC चार्जिंग, जो कि बेसिकली आपके घर भी आप लगवा सकते हैं, MG की डीलरशिप्स पे भी अवेलेबल होता है और पब्लिक चार्जर्स पे भी आपको AC चार्जिंग अवेलेबल होती है। अब AC ना फास्ट होती है ना स्लो, इसे मीडियम पेस चार्जर कह सकते हैं। और ओवरऑल MG की इस गाड़ी को चार्ज करने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं एक AC चार्जर के साथ, वेयरएज इस चार्जर के साथ आपको लगेंगे अराउंड 20 से 24 घंटे। तो आप फर्क देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आधा टाइम आपका कट कर देता है और AC चार्जर भी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने DC चार्जर्स। अब DC चार्जर वो चार्जर है जो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, हमने ट्रिप पे यूज़ करा, बेसिकली जो 1 घंटे में आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देता है। 60 किलोवाट के भी होते हैं, 120 किलोवाट के भी होते हैं, और कई सारी ब्रांड्स इन चार्जर्स को बनाती हैं, लगवाती हैं और कई जगह प्लेस करवाती हैं। तो ये तो हो गए 3 चार्जिंग टेक्निक्स। अब इस चार्जर को रख देते हैं और अब आपको बताते हैं और चीज़ों के बारे में। तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि चार्जिंग करना काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एक पॉइंट में भी बताया था कि दोस्तों एवरेज डेली ड्राइवर्स की उतनी ज़्यादा किलोमीटर्स की रनिंग नहीं होती है, 50 किलोमीटर के आसपास डेली लोग गाड़ी को चलाते हैं। तो ये गाड़ी अगर इस चार्जर से भी मैं डेली चार्ज करता हूँ तो दोस्तों मेरे ख्याल 3-4 घंटे अगर मैं चार्ज करूँगा तो आराम से ये गाड़ी 50 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, और उतना काफ़ी होता है। वैसे भी हम 8 घंटे की नींद लेते हैं और हमारी ICE गाड़ियाँ भी मोस्टली खड़ी रहती हैं, ऑल टाइम गाड़ी में कोई नहीं रहता, ऑल टाइम ट्रैवलिंग किसी की नहीं रहती है एक्सेप्ट फॉर रोड ट्रिप्स। और रोड ट्रिप का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और फास्ट चार्जर्स का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो आपको चीज़ें प्लान करके चलना पड़ता है जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ रोड ट्रिप करते हैं, और चीज़ें जब प्लान्ड होती हैं तब ज़्यादा बेहतर रहता है कि आपकी प्लान ट्रिप एकदम बढ़िया से निकल जाती है। अब बात करते हैं MG के इनिशिएटिव की। तो दोस्तों MG ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें अगले 1000 दिनों में 1000 चार्जर्स इंस्टॉल करेगा MG, जिससे कि इंडिया का चार्जिंग नेटवर्क, चार्जिंग इंफ्रा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है कि MG सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचने पे ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने पे भी ध्यान दे रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव MG का, लिखिए कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों एक और बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि EVs के जो बैटरीज हैं या बैटरी पैक्स हैं वो बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मास मार्केट में या इंडिया में EVs को एक्सेप्ट हुए अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अभी इतना टाइम ही नहीं हुआ है कि हम इस चीज़ को जज करें कि बैटरीज कितना लॉन्ग लास्ट कर पा रही हैं, या कितने लाख किलोमीटर चल पा रही हैं, या कितने साल चल पा रही हैं। बट स्टिल अगर आप में से किसी को डाउट है तो इंडिया में जो भी EV सेल हो रही है उसके साथ आपको मिल रहा है 8 साल का वारंटी विद 1,60,000 किलोमीटर्स ऑफ वारंटी। तो 8 साल 1,60,000 किलोमीटर एक्चुअल में अगर देखें तो एक काफ़ी बड़ा नंबर है, और अगर ICE व्हीकल से कंपेयर करें तो भी एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये बैटरी की लॉन्ग लाइफ होना कोई डाउट है, क्योंकि जब वारंटी ही 8 साल की मिल रही है तो आप इजीली लगा सकते हैं कि 8 से 10 साल तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी चलेगी ही चलेगी विदाउट एनी इशू। और अगर इशू आता है तो वारंटी रहेगी, और स्टिल अगर इस सब के बाद भी कोई इशू आया या कोई समस्या रही तो 8 से 10 साल में जनरली लोग गाड़ी बदल लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से EVs के साथ भी यही रहने वाला है। और अभी टेक्नोलॉजी भी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो जब EVs पे अपग्रेड करेंगे लोग तो मेरे को नहीं लगता कि ये लॉन्ग लाइफ वाली समस्या किसी को आने वाली है। तो इस पॉइंट को छोड़ते हैं यहीं पे और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि EVs अनइकोनॉमिकल है और EVs की रेंज भी कम है। तो ये मिथ भी आपका मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो अनइकोनॉमिकल है
और ना ईवीज़ की रेंज कम है। एग्जाम्पल में जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ, तो दोस्तों रेंज क्लेम है इस गाड़ी का 461 किलोमीटर्स का, और 400 के आसपास तो मैंने रेंज निकाल के आपको दिखा दी है। तो इतनी रेंज मेरे हिसाब से काफ़ी होती है। अगर आपको कोई छोटा मोटा ट्रिप भी प्लान करना है, या फिर अगर आपका कोई ज़्यादा ट्रैवल है किसी पर्टिकुलर डे पे, तो रेंज तो आपको परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं अनइकोनॉमिकल वाले पॉइंट की। तो दोस्तों यूनिट कॉस्ट के हिसाब से आपकी गाड़ी चार्ज होती है। अगर आप घर पे गाड़ी चार्ज करते हैं, तो इस गाड़ी की अगर बात करें 50 किलोवाट का बैटरी पैक है, यानी कि 50 यूनिट, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली के अंदर अगर बात करते हैं तो 6 से 7 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आती है। तो 300 से 350 रुपये में आपकी MG ZS EV हो जाएगी फुल चार्ज, जिसे आप आसानी से 300 से 350 किलोमीटर चला पाएंगे। हालांकि 400 तक भी चला सकते हैं, बट डॉट टू डॉट अगर रखें हम कि 350 रुपये में चार्ज हो रही है, 350 किलोमीटर आप चला पा रहे हो, तो कॉस्टिंग आ गई 1 रुपये किलोमीटर की। अब आप लोग बोलेंगे कि फास्ट चार्जर्स एक्सपेंसिव है, तो उसका भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैंने फास्ट चार्जर्स ही यूज़ करे हैं मोस्टली, क्योंकि मेरे पर्सनल घर में ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं गाड़ी को चार्ज कर पाऊँ। तो दोस्तों वहाँ पे क्या अपना पॉइंट रहता है कि 20 से 25 रुपये कॉस्टिंग आती है पर यूनिट की, जो आपको कमर्शियल फास्ट चार्जर्स पे पे करनी पड़ती है। और उस हिसाब से अगर 50 किलोवाट को चार्ज करने की कॉस्ट देखें तो लगभग 1200-1250 रुपये हो जाती है, जो कि अगर घर से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 गुना कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। तो यानी कि उतनी ही रेंज आपको 3 गुना कॉस्ट में मिलेगी, यानी कि 3 रुपये हो गई आपकी रनिंग कॉस्ट। और आप लोग जानते हैं मैं चलाता हूँ मारुति सुजुकी बलिनो, जो कि एक मोस्ट इकोनॉमिकल कार है, पेट्रोल कार है, छोटी कार है, 20 की एवरेज देती है, जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज मानी जाती है। उसकी भी रनिंग कॉस्ट मेरे को निकल के आती है 5 रुपये किलोमीटर। इतनी सारी लग्जरी, एक बड़े साइज़ की गाड़ी, और इतने सारे फीचर्स, बेटर स्पेस, बेटर पावर, और सब कुछ ज़्यादा होने के बाद भी सिर्फ कॉस्ट आती है 3 रुपये, वो भी फास्ट चार्जर्स के ऊपर। घर चार्ज कर पाता हूँ तो 1 रुपये। तो अब आप बताइए, क्या आपको अभी भी लगता है कि ईवीज़ अनइकोनॉमिकल है? लिखिए कमेंट्स में। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि काफ़ी सारे जो कॉमन मिथ्स थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस था ईवीज़ के साथ, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि एक्चुअली काफ़ी सारे सिर्फ मिथ्स ही हैं। ओरिजिनली काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो चुकी हैं, और चार्जिंग नेटवर्क हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी हो, एवरी डे इंक्रीज़ हो रही है और हर नए प्रोडक्ट के साथ बेहतर हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि ईवीज़ लेने में या यूज़ करने में आने वाले टाइम में कोई समस्या आने वाली है। बाकी स्टिल अगर आपका कोई डाउट नहीं क्लियर हुआ है, या कोई ऐसा डाउट था जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। बाकी मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।